साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण विषय जो आपको जानना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको लेकर आया हूँ। भारत में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में शासन का जो स्वरूप है वह संसदीय है और इस संसदीय शासन प्रणाली में भारत ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया है। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोकप्रिय सदन है और निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा उच्च सदन है और इसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उसका अध्ययन हम अलग से करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जिन्हें हम साधारण भाषा में कानून कहते हैं, उनका जो संसदीय नाम है वह है विधेयक। और ये विधेयक कई प्रकार के होते हैं। इनकी यदि हम श्रेणी देखें तो पहले जो इसका हम अंतर या प्रकार देखते हैं तो वह है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। ये पहली जो श्रेणी है विधेयकों की, वो ये चार प्रकार के विधेयक होते हैं। दूसरी बात, प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक दो तरीके के होते हैं, यानी कि संसद में जिन विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है उस हिसाब से भी उन्हें दो प्रकार के विधेयकों के रूप में जाना जाता है। एक है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी अथवा निजी विधेयक। सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें किसी मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण के आधार पर विधेयक दो श्रेणी के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, देखिए आज हम अब सीखते हैं कि साधारण विधेयक को कैसे सदन में रखा जाता है, कैसे वो पारित होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यानी कि साधारण विधेयक के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में यह बात संविधान में उल्लेखित की गई है कि उसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसे लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई साधारण विधेयक किसी सदन से पारित कैसे होगा, इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हमें ये जानना होगा कि वो विधेयक कैसे आगे बढ़ता है। कुछ चरण हैं, उन चरणों में होकर उस विधेयक को गुजरना पड़ता है और उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो पहला जो चरण है उसको संसदीय भाषा में प्रथम वाचन कहा जाता है। इस प्रथम वाचन में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी, चाहे सरकारी विधेयक हो चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, जब वो सदन में प्रस्तुत होता है तो उस प्रस्तुतिकरण को हम प्रथम वाचन के नाम से जानते हैं। और जब वो विधेयक सदन में प्रस्तुत हो जाता है तो उसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद उस विधेयक पर अगली जो कार्रवाई होती है वो द्वितीय वाचन की होती है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर साधारण बहस तथा विधेयक के खंड उपखंड पर विचार होता है। यानी कि जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके लिए अगली कार्रवाई क्या होगी कि उस विधेयक पर एक तो द्वितीय वाचन के दौरान सदस्यों के द्वारा साधारण बहस की जाती है और उस विधेयक से संबंधित जो खंड हैं उपखंड हैं उन पर विचार विमर्श होता है, और विचार विमर्श के उपरांत उस विधेयक को समितियों के पास भेज दिया जाता है और समिति के द्वारा फिर उस विधेयक पर अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति जो होती है वो सदन के सदस्यों से बनती है, उसमें कुछ विशेषज्ञ भी हो सकते हैं
जिस प्रकार का विधेयक है, जिस प्रकार के विधेयक की स्थिति है, उस हिसाब से वो उस विधेयक को उस समिति के पास भेज दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी समितियाँ सदन में विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनी हुई होती हैं, और वो समितियां उस विधेयक पर विचार विमर्श करती हैं। विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे सार्वजनिक किया जाता है, और उस सार्वजनिकरण में जनता भी अपनी राय जो है विधेयक के संदर्भ में रखती हैं। मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस विधेयक के बारे में जो है विचार विमर्श कर लिया जाता है। साधारण बहस के बाद विधेयक को सदन की प्रवर समिति को जांच के लिए सौंपा जाता है। जो साधारण विधेयक होता है उस पर बहस हो जाने के बाद कहाँ जाता है, वो प्रवर समिति के पास जाता है। समिति द्वारा प्रतिवेदन देने के बाद सदन में विधेयक पर विचार विमर्श तथा मतदान होता है। इस स्थिति में विधेयक में संशोधन भी किए जा सकते हैं। यानी कि प्रवर समिति जब उस विधेयक पर पूरा विचार विमर्श करके अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखती है, तब उस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श होता है। तो विचार विमर्श के उपरांत उस विधेयक पर मतदान होता है। तो ये वह स्थिति होती है जहाँ पर सदन में चर्चा होती है, और चर्चा के दौरान उस विधेयक में यदि कोई संशोधन अपेक्षित है, उन संशोधनों को उसमें जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से जो द्वितीय वाचन है वो किसी विधेयक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें मतदान होता है, और मतदान के साथ साथ उसमें प्रतिवेदन जो समितियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श भी होता है, और जो संशोधन है वो इसी स्तर पर जो है लाए जाते हैं। फिर तीसरी जो स्थिति है उस विधेयक की, वो है तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन मुख्यतः औपचारिकता होता है, अर्थात इस अवस्था में विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। इस अवस्था में विधेयक में भाषा संबंधी संशोधन किए जाते हैं। यानी कि जो तृतीय वाचन होता है, ये तृतीय वाचन महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि उस पर मतदान हो चुका होता है, उस पर विचार विमर्श हो चुका होता है, उस पर कोई संशोधन प्रस्तावित होता है, उसको स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। और अब जो तीसरा वाचन होता है उसमें यदि कोई भाषा संबंधी उस विधेयक में कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए तृतीय वाचन की अवस्था से वो विधेयक गुजरता है। और तृतीय वाचन होता है उसके बाद वो विधेयक प्रथम यदि वो पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण, जो इसका अगला चरण है, विधेयक प्रथम सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, दूसरे सदन में भी विधेयक संबंधी वही प्रक्रिया जो प्रथम सदन में होती है वह अपनाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण होता है, उसको समिति स्तर पर जाता है, उस पर तृतीय वाचन में उस पर बहस होती है, मतदान होते हैं, तो दूसरा सदन होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें भी जिस रीति से प्रथम सदन ने उसे पारित किया है उसी प्रकार से दूसरे सदन से भी उसे पारित होना होता है। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति ये होती है, पहली कि दूसरा सदन वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, वह संशोधन सहित विधेयक को पारित कर सकता है, वह विधेयक को विधेयक प्राप्ति की तारीख से 6 मास तक लंबित रख सकता है, और यदि दोनों सदनों में विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यानी अब एक बात ध्यान रखने योग्य जो है वो यह है कि प्राय ये देखा जाता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो उच्च सदन होता है उसको विधेयक के संदर्भ में बराबर की शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन भारत में साधारण विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो शक्तियां हैं वो समान हैं। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, उस पर कोई संशोधन ला सकता है, उस विधेयक को 6 मास तक लंबित रख सकता है, और यदि उस विधेयक पर किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, या तो लोकसभा उस अस्वीकृत विधेयक को जो है
पुनः पारित करे, फिर दोबारा उसके पास भेजे, गतिरोध हो जाता है, तो फिर संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस विधेयक पर डिसीजन लिया जाता है। यदि संशोधन से यानी लोकसभा से पारित होकर विधेयक राज्यसभा में गया है और राज्यसभा ने कोई संशोधन प्रस्तावित कर दिया है और लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार नहीं करती है, इसका मतलब होता है कि उनके बीच में गतिरोध पैदा हो गया। तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उस अधिवेशन के माध्यम से उस विधेयक पर जो है निर्णय ले लिया जाता है। यदि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसके लिए अपनी अनुमति देता है और उसके अनुमति के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं। वो विकल्प इस प्रकार से हैं, वह विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि विधेयक पर उसने अनुमति प्रदान कर दी राष्ट्रपति ने तो वो कानून का रूप धारण कर लेता है। वह विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, यानी राष्ट्रपति कुछ समय के लिए दोनों सदनों से पारित हुए जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक हैं, उनको रोक सकता है। वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन के पास लौटा सकता है, परंतु यदि विधेयक पुनर्विचार के पश्चात वापस राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होती है। यानी कि एक और अधिकार राष्ट्रपति को मिला होता है कि वह यह मान लेता है कि भाई इसमें जल्दबाजी हुई है किसी कानून के निर्माण में, तो वह पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। लेकिन यदि दोबारा से वो पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी ही होती है। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, उन परिस्थितियों पर यदि हम नजर डालें तो वो इस प्रकार से हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर दोनों सदन असहमत हों या दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर कार्रवाई किए बिना 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका हो और इस तरह से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयकों को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एक साधारण विधेयक है उसके संदर्भ में भारत के संविधान में ये कुछ प्रावधान, ये कुछ नियम अपनाए जाते हैं। धन विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, अर्थात संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। यानी कि दो जो और किस्म है विधेयकों की, जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, वह संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। उसमें अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति जो है संविधान संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ऐसे विधेयक जो लोकसभा के द्वारा जिस रूप में पारित किए जाते हैं वो उसी रूप में पारित मान लिए जाते हैं यदि राज्यसभा उससे संतुष्ट नहीं होती है। अब जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इस संयुक्त अधिवेशन में जो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और भारत के इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जा चुके हैं। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, दूसरा बैंकिंग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978 में और कोटा एक्ट 2002 में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया और संबंधित जो बिल है उस पर डिसीजन लिया गया। थैंक यू।